वही जाना पहचाना चेहरा, वही खट्टर भगत एडवोकेट सुनील शिवरान। हाल ही में संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है, पूरे संगठन में फेरबदल कर दिया, उलटफेर कर दिया, लेकिन यहां वही ढाक के तीन पात हैं जिनको कहा जाता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लेफ्ट या फिर राइट हैंड हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इनको लेफ्ट राइट करके ही बीच मझधार छोड़ दिया। मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज, पीछे तस्वीर भी देख रहे हैं, चेंज जरूर हुआ, संगठन में भी चेंज हुआ, लेकिन आपका चेंज कहीं भी नहीं हो पाया। ये कोई सवाल ही नहीं है। पहले आपने कई बार हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ को हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं दिखी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कि वो हमें संगठन में लें, कोई जिम्मेवारी सौंपे, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदल चुके, संगठन भी बदल चुका, क्या आप भी पार्टी को काबिलियत नहीं दिखी आप में? ओम प्रकाश धनखड़ जी के अलावा भी कोई पर्सनल नहीं थी, यहाँ भी कोई पर्सनल नहीं है, आप अपना काम करते हो। ऐसा तो नहीं है कि एडवोकेट सुनील शिवरान कहीं ना कहीं अंदर खाते ओम प्रकाश धनखड़ के ज्यादा नजदीक हो, ज्यादा करीब हो, और कहीं ना कहीं उसी नजदीकियों को भापते हो, पार्टी ने जगह नहीं दी। हरियाणा के गांव में किस प्रकार बढ़ेंगे बीजेपी के नेता? क्यों? किस प्रकार घुसेंगे? हर जगह प्रतिबंध लगा हुआ है। ये वही हरियाणा एडवोकेट साहब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया गया, वही हरियाणा है, वही हरियाणा के लोग हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आपके विधायक माइक छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं जब जनता सवाल करती है उनसे। कोई इक्का दुक्का मामला हो गया होगा, ठीक है, किसी बात नहीं, और कोई व्यक्ति सवाल उठाना बिल्कुल सही बात है, तभी तो आपके डोर पर जा रही हैं सुविधाएं, तो आप सवाल उठाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल उठाया, फिर आपके विधायक क्यों भाग रहे हैं? भाई एडवोकेट सुनील शिवरान किस भूमिका के साथ लगे हुए हैं फिलहाल? कार्यकर्ता, सिर्फ कार्यकर्ता। पार्टी की नीतियां लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। पार्टी किसी को निंदा देके नहीं आती भाई। आपको लगता है पार्टी अच्छा काम कर रही है तो आप उनके साथ जाते हो, पार्टी पर कोई एहसान नहीं इस बात का। पार्टी बहुत ही त्यागी और तपस्वियों की पार्टी है, जिनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, जिनकी अप्रोच प्रदेश को और देश को आगे ले जाने की है सिर्फ, और इतना ही काफी। इससे ऊपर ना कोई डिमांड है ना कोई सोच है। मान लीजिए अगर बीजेपी दाव लगाती है बारडा विधानसभा क्षेत्र से एडवोकेट सुनील शिवरान पर, क्या एडवोकेट सुनील शिवरान तैयार है? मैं हर भूमिका के लिए तैयार हूं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी में। और चरखी दादरी का जब नाम आता है तो आप समझ गए होंगे खास बातचीत में कौन है। वही जाना पहचाना चेहरा, वही खट्टर भगत एडवोकेट सुनील शिवरान, बीजेपी के प्रवक्ता लगा लीजिए, नेता लगा लीजिए, क्योंकि हर तरीके से अपनी भूमिका पार्टी के लिए निभाते हैं। खास बातचीत करेंगे। हाल ही में संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है, पूरे संगठन में फेरबदल कर दिया, उलटफेर कर दिया, लेकिन यहां वही ढाक के तीन पात हैं सुनील शिवरान, जिनको कहा जाता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लेफ्ट या फिर राइट हैंड हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इनको लेफ्ट राइट करके ही बीच मझधार छोड़ दिया। खास बातचीत करेंगे क्योंकि अब की बार भी संगठन में इनको कोई भी जगह नहीं मिली, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो चाहे जिला स्तर की बात हो। क्या कारण रहा है, इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे जो प्रदेश के अंदर फिलहाल चल रहे हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एडवोकेट साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। धन्यवाद प्रिंस भाई, आपका भी स्वागत है, और हमेशा की तरह मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने पॉपुलर चैनल पे मुझे दोबारा स्पेस देते हैं जी। जिस पर आपने इंट्रोडक्शन में बात कही, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। आप काफ़ी युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और चीज़ों को समझने में। पद, प्रतिष्ठा, नाम, जगह, मौका, जब आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं एज ए कार्यकर्ता, तो इन सब चीज़ की आप लालसा नहीं रखते, और समय आने पर जहां आपकी यूटिलिटी लगती है, पार्टी वैसी आपको वैसा मौका देती है। पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि देश आगे बढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी नीतियां बननी चाहिए जो एक आम आदमी के फेवर में जाती हों। हम पार्टी में तब तक काम करते रहेंगे जब तक पार्टी इस नीति से आगे बढ़ती रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ नाम लिखा गया, कहाँ नाम नहीं लिखा गया, कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं तो बहुत जूनियर आदमी, बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं यहाँ जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ बैठे हैं, जो बेचारे नेक नीति से, ईमानदारी से अपना काम करते रहते हैं और कभी किसी बात की लालसा नहीं रखते, और वही हमारे लिए मोटिवेशन है। वही लोग हैं जिन्हें देख के हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। तो प्रिंस भाई, ये कोई सवाल ही नहीं है। चलो वकील साहब, आप तो अब नकारेंगे क्योंकि आपको वो जगह मिल नहीं पाई, लेकिन आपने ये कहा था मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज, पीछे तस्वीर भी देख रहे हैं, चेंज जरूर हुआ, संगठन में भी चेंज हुआ, लेकिन आपका चेंज कहीं भी नहीं हो पाया। अरे है लांबा साहब, आप ऐसा मत सोचो कि मेरा चेंज नहीं हो पाया। जब सिस्टम अपना काम कर रहा होता है, जब चीजें ईमानदारी से डेवलप हो रही होती हैं,
जब माननीय मनोहर लाल जी ईमानदारी से लोगों की भर्तियां कर रहे होते हैं, जब माननीय मनोहर लाल जी ईमानदारी से जो एक गरीब किसान मजदूर आदमी है उसको नीतियों का लाभ दे रहे होते हैं, तो वो चेंज ही हो रहा होता है। इसी फेस ऑफ चेंज के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं, और मनोहर लाल जी हमारी मोटिवेशन है। जब दादरी जैसे शहर को 2-2 हज़ार करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, जब दादरी शहर का कायापलट की तैयारी होती है, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ खोलने की तैयारी हो जाती है, सरकारी कॉलेजेस यहाँ बन जाते हैं, आउटर रिंग रोड्स यहाँ बन जाते हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रैशर जोन के नाम की यहाँ बिल्कुल सुचारू रूप से रेगुलर बिना किसी ब्रेकअप के कंटिन्यूअस चल रही है, जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। एडवोकेट साहब, आपने जो नाम गिनाए हैं इनमें से कोई चुनिंदा ही चीज ऐसी होगी जो चरखी दादरी में जिस पर काम चल रहा हो, अन्यथा अभी तक घोषणाएं हुई है, काम कोई शुरू नहीं हुआ इन चीजों पर। इसको अपन ऐसे देखते हैं, सरकारी कॉलेज यहाँ चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट ये बन गया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी यहाँ बैठते हैं। पिछले 10 साल से, वो तो पिछले 10 साल से पूरी वो इंडस्ट्री जो थी, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंगु कर रखा था, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए हैंडीकैप कर रखा था, वो पिछले 10 साल से सुचारू रूप से चल रही है। तो इसलिए आप ये ना कहा कि सिर्फ घोषणा हुई है, घोषणा नहीं, एग्जीक्यूशन हो रही है, हर काम की एग्जीक्यूशन। आपकी जनता नहीं मानती एडवोकेट साहब, चरखी दादरी की जनता नहीं मानती कि बीजेपी यहाँ पर एक ईंट भी लगवाएगी। मैं तभी कह रहा हूँ एडवोकेट साहब, एक आधी चीज को छोड़कर किसी भी चीज को कोई भी व्यक्ति सच्चाई नहीं मानता। इस बात का पैरामीटर क्या है? इस बात का पैरामीटर अब आने वाला चुनाव है, ये चुनावी साल है। जब चुनाव होगा, यहाँ से जब सीटें निकल के आएंगी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रिंस भाई, कोई क्या कहता है? शुभ का आपने छोड़ा ही है ना चुनाव के लिए कि हम ये काम करवाएंगे, घोषणाएं करके छोड़ दिया। कोई क्या कहता है? और अब ये आप जनता को बेवकूफ ना समझें कि क्या एक आदमी सिर्फ घोषणा कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है। ये घोषणा नहीं है भाई साहब कि 2016 में आते ही इसको जिला बना, भारतीय जनता पार्टी ने दादरी को जिला बना दिया। ये घोषणा नहीं है कि इतने लंबे समय से सुचारू रूप से चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, एसपीडीसी यहाँ बैठ रहे हैं। ये घोषणाएं नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है, इसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। आज आप पूरे दादरी शहर के अंदर जाके देखें, जो सीवरेज सिस्टम जो लेगेसी में मिला था भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ जो पुराना ढर रहा था, जो भ्रष्टाचार था, उसको रिमूव करके अच्छे से प्रॉपरली सीवर सिस्टम दादरी शहर में डलन लग रहा है। आम आदमी उसको नोटिस कर रहा है। बिजली की आज कोई समस्या नहीं है पूरे जिले के अंदर। तो ये सब चीज़ों पर वर्कआउट हो रहा है, और खास बात ईमानदारी से, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रिंस भाई, जब आपके सामने ये शहर में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आपको चाहिए क्या? आप एक ऐसे शहर में रहते हो जहां आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ रह सको, अपने आपको सुविधाएं मिलती रहें, बस। एडवोकेट साहब, मुद्दे को आपने भटका दिया, कहीं ना कहीं आपकी खिंचाई शुरू हो गई शुरुआत में ही, तो आप मुद्दे को कहीं और से कहीं और ले गए। लेकिन हम मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है, बात संगठन की करेंगे पहले, विकास पर फिर लौटते हैं, आपकी व्यवस्थाओं पर फिर लौटेंगे, फेस ऑफ चेंज भी दिखाते हैं आपको, रियलिटी क्या है, जनता किस प्रकार आपका फेस देख रही है। लेकिन संगठन की बात जहां तक करें, बड़े स्तर पर उल्टफेर हुआ। पहले आपने कई बार हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ को हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं दिखी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कि वो हमें संगठन में लें, कोई जिम्मेवारी सौंपें और उस जिम्मेवारी पर हम 100% खरा उतरने की कोशिश करें। आपने कहा उन्हें कोई काबिलियत नहीं दिखी, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदल चुके, संगठन भी बदल चुका, क्या आप भी पार्टी को काबिलियत नहीं दिखी आपने? अरे भाई साहब, नहीं, मैंने पहले कहा था कि ये होती है यूटिलिटी की बात। जब आदमी आप संगठन चलाते हैं तो आपके पास, आप अपने उन लोगों को अपने साथ लेते हैं और देखते हैं कि इस व्यक्ति की क्या यूटिलिटी है। तो ऐसा ही सेम मैं आज नायब सैनी जी के बारे में भी यही कहूँगा, ये देखेंगे कि मेरी क्या यूटिलिटी है। उन्हें लगेगा मेरी कहीं यूटिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना काम कर रहे हैं, सिंपल इतनी बात है। ओम प्रकाश धनखड़ जी के खिलाफ भी कोई पर्सनल नहीं थी, यहाँ भी कोई पर्सनल नहीं है, आप अपना काम करते हो। अध्यक्ष ये देखता है कि उसको अपनी टीम में किस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना है, तो ये आपका काम नहीं है, ये अध्यक्ष जी का काम है। आपका काम अपना काम करते रहना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एडवोकेट सुनील सेवरान कहीं ना कहीं अंदर खाते ओम प्रकाश धनखड़ के ज्यादा नजदीक हो, ज्यादा करीब हो, और कहीं ना कहीं उसी नजदीकियों को भापते हुए पार्टी ने जगह नहीं दी? क्योंकि कहा यह जा रहा और ये देखा भी गया है, इस बार संगठन में जो बदलाव हुआ है, ओम प्रकाश धनखड़ की तैयार की हुई टीम पूरी तरीके से संगठन से बाहर कर दी गई, कोई चुनिंदा नामों को छोड़कर। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे 22 जिला अध्यक्ष थे, 11 बदले गए, 11 नहीं बदले गए, और जो 11 बदले गए उनमें से भी कुछ साथियों को अलग अलग जगह एडजस्ट किया गया है। तो सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, वो कोई बात नहीं है। वो पार्टी कार्यकर्ता अपना काम करते रहेंगे। यहाँ तो ये सिर्फ मीडिया इन चीज़ों को कुक करती है ताकि व्यूवरशिप बढ़ा सके अपनी, उसके अलावा यहाँ कोई बात नहीं होती। यहाँ सब एक साधन कार्यकर्ता के काम करते हैं,
और आज कोई सामने वाली कुर्सी पर बैठा होता है, कोई ऑडियंस में होता है, कल को ऑडियंस वाला सामने वाली कुर्सी पर होता है, सामने वाली कुर्सी वाला ऑडियंस पे आ जाता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया एडवोकेट है। साहब, आपको कुक करने की जहां तक बात आई, मीडिया पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन बात करें आपकी पार्टी भी तो कुक कर रही है जाट नॉन जाट के मुद्दे को। अक्सर ये मुद्दा आपकी पार्टी ने यूज किया है हर बार चुनाव के अंदर, अब भी वही चल रहा है। आप अगर गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, गहराई में जाएंगे और जनता से बातचीत कर लिए, हर व्यक्ति बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि बीजेपी कौन से समीकरणों पर, कौन से जातीय समीकरणों पर फिलहाल काम कर रही है हरियाणा पर। बिल्कुल नहीं, जाटों को पूरी जितनी तवज्जो जो चाहिए देनी चाहिए थी उतनी दी गई है। इसमें संगठन में भी पूरा मौका दिया गया है, कई जाट जिला के अध्यक्ष बनाए गए और बड़ी खुशी की बात है कि दादरी में भी डॉक्टर किरण कलकल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर किरण कलकल पिछले 30-35 साल से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, डॉक्टर हैं, रेपुटेड महिला हैं, रेपुटेशन है, अपना अच्छा हॉस्पिटल चलाती हैं, रेपुटेड फैमिली है, और ऐसी एक व्यक्तित्व को मौका दिया गया, जाट समाज से आती हैं। तो फिर लेकिन जो चर्चाएं चल रही थी संगठन में फेरबदल से पहले कि एडवोकेट सुनील शोराण को जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर कोई जिले के संगठन में अच्छा पद मिल सकता है, अच्छी जिम्मेवारी मिल सकती है, उन चर्चाओं का क्या रहा एडवोकेट? मैंने कभी नहीं सुनी ऐसी, कभी चर्चाएं नहीं चली, ना कभी मैंने ऐसी चर्चाएं सुनी कि भाई सुनील शोराण को जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता ये चर्चाएं कहाँ होती हैं, मेरे सामने कभी चर्चा नहीं हुई, और ना ही कोई आदमी ऐसी जाके चर्चाएं करता है, ना इन चर्चाओं में इन्वॉल्व होता है, कुछ नहीं। सब अपना काम करते रहते हैं, बस आगे बढ़ते रहते हैं। अब बात करें व्यवस्थाओं पर, आप कहते हैं कि हर चीज बीजेपी ने बदल दी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बीजेपी में हर चीज जो है चरम पर पहुंच चुकी है। भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, कोई भी चीज लगा लीजिए, धरने प्रदर्शन भी चरम पर पहुंच चुके हैं। हर व्यक्ति धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है आपकी सरकार में। आपके 10 साल पूरे होने को हैं और कहीं ना कहीं आपकी सरकार के खिलाफ हर व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है हरियाणा प्रदेश में। मैंने आपको बताया, ये पैरामीटर इतनी जल्दी आप सेट ना करें प्रिंस भाई, इसका समय दे। समय अभी 2014 का साल है, ये समय आपको बताएगा कि हर व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ खड़ा है या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उसके सपोर्ट में खड़ा है। तो साहब ये पहली बात तो मैं आपको बताता चलो, आप सवालों से हड़बड़ाइए मत, बौखलाइए मत। साल 14 का नहीं 24 का चल रहा है। सॉरी, 2024 का साल है, जायज बात आपकी, इसमें कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग होगी, ये 2024 का साल है जी। और प्रिंस भाई ये डिसाइड करेगा, ये साल डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, बीजेपी के साथ खड़ी है। वैसे कुछ चीजें अपेरेंट भी हैं, आपको दिखती भी हैं। मान लो आप बीजेपी और कांग्रेस को कंपेयर करते हैं, कांग्रेस आज तक अपना संगठन भी नहीं बना पाई, कितने साल हो गए, और भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक, यानी वोटर लिस्ट के पेज तक अपना, इतनी रूट्स तक अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो गई। फिर समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी और वही सारी चीजें करता रहे। समय समय पन्ना प्रमुख बनाने से एडवोकेट साहब वोट नहीं मिलते, सत्ता नहीं आती है, पन्नों में वो नाम छपके रह जाते हैं, वोट जनता के बीच जाने से आएंगे। लेकिन आप खुद आज नहीं, इस बात को आज मत आप एक्सप्लेन करो कि भाई आते हैं कि नहीं आते हैं। लेट द टाइम कम, अभी चुनाव होने दो, जब वोट आएंगे तब वो इतिहास अपने आप को बता देगा कि पन्ना प्रमुख बनाने से वोट आए कि नहीं आए। आज तो चीजें इतिहास के गर्भ में है, समय के गर्भ में, भविष्य के गर्भ में। कोई बात नहीं एडवोकेट साहब, हरियाणा के गांव में किस प्रकार बढ़ेंगे बीजेपी के नेता? क्यों, किस प्रकार घुसेंगे? हर जगह प्रतिबंध लगा हुआ है। ये वही हरियाणा एडवोकेट साहब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया गया, वही हरियाणा है, वही हरियाणा के लोग हैं। भाई आप देखो, एक विकास यात्रा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर रोजाना आपने ये भी देखा होगा कि आपके विधायक माइक छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं जब जनता सवाल करती है उनसे। 2 से 3 गांव में पहुंच रही है यात्रा। हर रोजाना सांसद, विधायक, चुनाव लड़े हुए, हारे हुए विधायक, चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी, बीजेपी का संगठन, एक में नहीं कहूं, कम से 5 से 10 आदमी हर रोजाना अलग अलग गांव में होते हैं। विकास यात्रा चल रही है, जहां लोगों की वहां समस्याएं सुनी जाती हैं, उनका समाधान किया जाता है, और लोग बहुत अच्छे से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अभी मैं कह रहा हूं, आप इसको अच्छे से स्टडी करें, जानकारी लें। अब मेरा सवाल सुनिए आप, भारतीय जनता पार्टी कितने एक्टिव मोड में, कितना सिस्टमैटिक तरीके से कैसे भी लोगों की समस्याएं दूर की जाएं, वो सब काम कर रही है। अब एक बार आप पूरी बातचीत सुन लीजिएगा, बीच में बाद में आप जवाब दे देना। बात की एडवोकेट साहब ने विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा की और जनसंवाद यात्रा साथ में।
हालात ऐसे हैं, जिस गांव में जाते हैं वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। लोगों की समस्याओं का जो बहाना बनाया जा रहा है, फैमिली आईडी ठीक करेंगे, आधार कार्ड में कोई गलती है, डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, राशन कार्ड कटा हुआ है, या फिर फैमिली आईडी के अंदर जो है उनकी आय ज्यादा दिखा रखी, जिसके कारण सरकारी सुविधाएं बाधित हो गई हैं। ऐसा 50% लोगों के साथ तो कुछ चांसेस बनते हैं कि वो ठीक करवा पाए, लेकिन 50% लोग आज भी ठीक पहले की तरह ज्यों के त्यों घूम रहे हैं। ना तो विकसित भारत यात्रा में उनका समाधान हो पाया, ना जिला स्तर पर है, हजारों बार चक्कर काटने के बाद, जूतियां घिसने के बाद, अधिकारियों के आगे नाक रगड़ने के बाद उनका समाधान हो पाया। और दूसरी बात है एडवोकेट साहब, इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगा, शायद आप इतने सक्रिय ना हो, आपके जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो। अभी हाल ही में एक मामला देखा गया फतेहाबाद के अंदर, आपके विधायक दूडाराम लोगों के बीच आते हैं, जनसंवाद आपकी जो यात्रा चल रही है, जनसंकल्प यात्रा, स्टेज पर सवाल करते हैं। जवाब देना चाहिए था, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने चुन रखा है, वो भागते क्यों हैं? इक्का दुक्का कोई मामला ऐसा, इक्का दुक्का कोई मामला रेवाड़ी में भी देखा गया था, महेंद्रगढ़ में भी देखा गया, एडवोकेट साहब हर जगह नहीं, कोई इक्का दुक्का मामला हो गया होगा, ठीक है, किसी बात ने, और कोई व्यक्ति सवाल उठाना बिल्कुल सही बात है, तभी तो आपके डोर पर जा रही हैं सुविधाएं, तो आप सवाल उठाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल उठाया जाना फिर आपके विधायक क्यों भाग रहे हैं? भाई बेटर है तो वो विधायक इस बात को तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मैं दादरी जिले की बात आपसे कर रहा हूँ। दादरी जिले में ऐसी कहीं कोई घटना नहीं घटी। रेगुलर ऐसी संकल्प यात्रा, ये विकास संकल्प यात्रा चल रही है और लोग इसको अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी यार कई बार अति उत्साहित आदमी ऐसी हरकतें कर भी देते हैं, उसका पूरी यात्रा पर फर्क नहीं पड़ता। आप एक चीज को देख के पूरे सिस्टम का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जिस उद्देश्य के साथ आप यात्रा लेकर चल रहे हैं, वो उद्देश्य तो पूरा होना चाहिए। उस उद्देश्य को आप पूरा ही नहीं कर रहे हैं। मना कर रहा है? मैं कह रहा हूँ साहब, प्रूफ के साथ साबित करें आपके सामने। नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आप जाओ, यात्रा में शामिल हो, देखो लोग, देखा है एडवोकेट साहब, लोग समस्याएं लेके आते हैं और लोग वहां समस्याओं का समाधान होता है। हम भी देखते हैं इन चीजों को, यही तो पर्पस है इस यात्रा का, विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा। मैं एडवोकेट साहब आपको प्रूफ के साथ साबित कर सकता हूं। लोग ऐसे ऐसे आपकी यात्रा में भी गए हैं, अधिकारियों के पास भी पहुंचे हैं, आपके पंचकुला हाईकमान तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बहुत केस अब भी हमारे नॉलेज में। कोई बात नहीं, कुछ ऐसे अगर आप चाहते नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ चीजें ऐसी टेक्निकल होती हैं, शायद नहीं भी सॉर्ट आउट हो पा रही होंगी, वो चीजें समय ले रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सिस्टम है, ये आपके डोर स्टेप पर पहुंच रहा है और कोशिश की जा रही है। देखो प्रिंस भाई, एक दिन में आप ये सोचें कि पूरा कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअली चीजें होती हैं और धीरे धीरे चीजें रिमूव हो रही हैं, धीरे धीरे चीजें करेक्ट हो रही हैं। और ये सिस्टम देखो, सबसे पहले तो आप एक सिस्टम लेके आते हो। आप देखो, पार्टी और सरकार की बड़ी सोच है, वो एक सिस्टम लेके आई है कि कैसे आपके डोर स्टेप तक जाया जाए। और उसमें 100 आपके पास प्रॉब्लम्स आई तो उसमें हो सकता है कि 10, 20, 30 ना भी हो पाए, लेकिन 70%, 80% चीजें करेक्ट भी होती हैं, और जो 20% बच गई उनको फिर दोबारा सॉर्ट आउट किया जाएगा। यात्रा में काम होना चाहिए, लेकिन आपके विधायक पूछते हैं, आपके पार्टी के लोग पूछते हैं, वो अपनी बातें गाने लग जाते हैं, वो अपनी रामायण शुरू कर देते हैं। काम करवाइए लोगों का, लोगों से मिलिए, उनकी बातचीत सुनिए, उनसे समस्याएं जानिए। आप अपनी गाथा न्यारी सुनाने लग जाते हैं वहां पे। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता कि अपनी गाथाएं सुनाई जाती हैं। नो, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। ये प्रिंस भाई देखो, चीजें तो साझा की जाती हैं, अपने विचार साझा करता है, अपने जो लीडर है अपने आगे के गोल्स भी लोगों के साथ शेयर करता है, पहले जो काम कराया वो भी लोगों के साथ साझा करता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आप इतनी जल्दी ऑफेंडेड मत हो पार्टी के साथ, ठीक है। आप अपने स्तर पर बातचीत कीजिए। मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, हम मना नहीं करते, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश को जो है बहुत अपर लेकर गए हैं, हम मानते हैं, हर व्यक्ति मानता है। अब भी कह रहे हैं, विपक्ष भी मानने लगा कि मोदी लहर आएगी। लेकिन अगर कोई सांसद है, वो अपने हलके की बात कीजिए, अपने क्षेत्र की बात कीजिए, हमने ये करवाया, वो उस पर बात नहीं करता, वो मोदी जी पर पहुंच जाते हैं सीधा। आपके विधायक अपने कामों की बात नहीं करते, वो मोदी जी पर पहुंच जाते हैं। हमने जितनी देर बातें की हैं, जितनी बार बातें की, हर बार भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा की सरकार की बातें की हैं, मनोहर लाल जी की कार्यशैली की बात की है, यात्रा की बातचीत, और हाँ, चलो यात्रा भी तो पर्पस यही है। यात्रा का पर्पस क्या है? यात्रा का पर्पस भी तो लोगों के बीच में जाके हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं वो कैसे लागू हो सके, वो सब लोगों के बीच में ले जाई जा रही हैं। तो ये हरियाणा सरकार के लिए किया जा रहा है। हो सकता है कोई अति उत्साहित साथी सर बीजेपी वो करता हो, मोदी सरकार की बात करता हो, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं और ये कम से कम 10-20 बार हम इस बारे में बात कर चुके, आज भी बात कर रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली, हम सब तो जानते हैं, मोदी जी तो ठीक है, वो तो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं मनोहर लाल जी भी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर है जो अब तक आज हरियाणा को मिला है, और आज हिंदुस्तान का बेस्ट चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल। ये एडवोकेट साहब हमारे साथ खास बातचीत में है सुनील शिवराण, पार्टी के लिए हमेशा
जी जान लगाने में जुट जाते हैं। कोई भी मामला हो, कोई भी मुद्दा हो, अक्सर छाती ठोक कर आगे आते हैं और सवालों का सामना करते हैं। आज भी हमारे साथ सवालों का सामना करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन बात की इन्होंने जनसंकल्प यात्रा की, जो विकसित भारत जनसंकल्प एवं जनसंवाद यात्रा बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही, तो उसके हालात क्या हैं वो किसी से छुपे नहीं है। हो सकता है एडवोकेट साहब के सामने मामले ना आए हों, लेकिन हमसे और मीडिया से और लोगों से वो चीजें छुपी नहीं है। किस प्रकार जो है एक विधवा महिला पेंशन के लिए भागे घूम रही है, अपने पोते पोतियों को, उसको जिम्मेवारी उसके कंधों पर है, ना उसके पास पति है, ना उसके पास बेटा है, ना उसके पास बहू है। एक बुजुर्ग महिला 70-80 वर्ष की, और वो कागज ठीक करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट ठीक करवाने के लिए भागे घूम रही है। पिछले 1.5 साल के अंदर उसके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हुए। ये सरकार की व्यवस्था है। एक अपाहिज, एक दिव्यांग व्यक्ति पेंशन के लिए चक्कर काट रहा है। फैमिली आईडी में जिस व्यक्ति की आय 10,000 महीना नहीं है और 1 लाख सालाना नहीं है, उन लोगों की आय 10-10 लाख दिखाकर सारी सुविधाएं काट दी जाती हैं। वो लोग चक्कर काटते घूम रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से यात्रा गांव से होकर निकल गई, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। खैर वो बातें अलग हैं और एडवोकेट साहब की जो बातें हैं वो अलग हैं। ये लेकिन आप बता दीजिए, आप कितने सहमत इनकी बातों से और रियलिटी क्या है, कमेंट करके बता दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं एडवोकेट मैं साहब। भी कहता हूं कि ये आप जजमेंट ना दें, क्योंकि मुमकिन है कि गांव में जब 1000 फैमिलीज को फायदा हो रहा हो, तो हो सकता है कि 5-10 फैमिलीज उस बेनिफिट से रह गई होंगी, वंचित रह गई होंगी, और उस पर वर्कआउट हो रहा है अभी। लेकिन जो सैकड़ों की संख्या में लोग लाभार्थी हुए हैं, अब उनको साइडलाइन कर रहे हैं, सिर्फ 3-4 को गा रहे हैं, ये गलत बात है। मैं इस बात के लिए आपको जरूर टोकूंगा। लेकिन एडवोकेट साहब आप ये जल्दी आप जजमेंट ना दें। जजमेंट डे आएगा, जजमेंट डे डेमोक्रेसी में चुनाव के थ्रू आता है, तो उस दिन जजमेंट डे आएगा, तब हमें और आपको पता भी चल जाएगा। तो इसलिए अभी से आप पूरा टोटल नेगेटिव हिसाब किताब से लेके ना चलें चीजों को। आप धरातल पर जो नहीं, चीजें, हम नेगेटिव लेके नहीं चल रहे एडवोकेट साहब, सवाल करना हमारा हक है। नहीं यस, लेकिन आप क्या होता है कि आप 2, 4, 5 जो केसेस बच गए, आप सिर्फ उस पर वर्कआउट करते हैं। जो सैकड़ों की संख्या में लोग लाभार्थी हो गए, जिनको फायदा हो गया, उस बात को आप कहीं ना कहीं, फायदा हो चुका, वो बातचीत करने का फायदा क्या है? जो चीज, जो कमी आपकी पार्टी छोड़ रही है, उन पर बातचीत करेंगे तभी। पार्टी नहीं कमी नहीं छोड़ रही, पार्टी नहीं कमी, आपकी सरकार जो कमी छोड़ी उन पर बातचीत करें, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी ना। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जानबूझ के थोड़ी किया जा रहा है। देखो, आपको बेनिफिट मिल गए, भाई को नहीं मिले, तो जानबूझ के थोड़ी छोड़ा गया। यानी कोई टेक्निकल इशू रहा होगा, उस टेक्निकल इशू को अभी रिमूव किया जा रहा है। 2 साल के अंदर कभी हुआ ही नहीं वो टेक्निकल। हाँ, नहीं होता, अरे लंबा समय लग जाता है भाई मेरे। पूरे पहले तो कभी डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं, कभी चीजें सिस्टमैटिक हुई नहीं, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो जिस व्यक्ति के पास कोई साधन नहीं है, अरे आप वो कैसे आप क्या चीजों को इमोशनली, देरी ने सरकार उसको सपोर्ट करती है, आप क्या चीजों को इमोशनली ही एक बार रुका मारना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई एक विधवा रह गई होगी, कोई रह गई होगी, पर वो जानबूझ के नहीं, कोई तो टेक्निकल इशू उसके पीछे भी होगा। काश आप वो पता करते। आप अगर डिटेल में जाते उसका पता करते कि क्यों वो बेनिफिट नहीं आया, तो शायद मैं आपको अच्छे से जवाब दे पाता। लेकिन बेनिफिट पहले मिल रहा था, लेकिन जब से आपने फैमिली आईडी लागू की, फैमिली आईडी से तो फायदे भी बहुत, फायदे कहां हुए? मुझे फायदा, उसको कोई फायदा ही नहीं हुआ, उन लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एडवोकेट साहब, फैमिली आईडी में मेरा तो नाम नहीं कटा जी, मेरी फैमिली की पूरी डिटेल्स ऐसे कैसे लेके गई? आपका काम इतना बेहतरीन था एडवोकेट साहब, कोई रीजन, आपका काम अगर इतना बेहतरीन था, फैमिली आईडी हो, चलो मान लेते हैं आपकी बात बड़ी लाभदायक है, तो आपने फैमिली आईडी बनाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों कर? फैमिली आईडी बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया, जो प्रॉपर्टी आईडी बना रही थी उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी तो चल रहा है ना ये कार्रवाई इसलिए। और जहां, अरे इसको भी आप अप्रिशिएट करने की बजाय देखो आप कहां उल्टी तरफ देखे जा रहे हो। जहां लगा कि ये कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही, यानी सरकार की नीयत साफ है, सरकार उस कंपनी को नहीं अप्रिशिएट कर रही है, बढ़ा रही है आगे, जहां सरकार के सामने उसकी गलतफहमी आई तो उसको तुरंत रिमूव कर दिया। अब पॉजिटिव बात को भी हर बार कोशिश कर रहे हो नेगेटिव ले जाने की। और मैं आपको ये कहता हूं, जहां किसी की कंप्लेन है तो प्लीज आप उसको डिटेल में जाके पता करने की कोशिश करा करें कि भाई क्यों नहीं, क्या रीजन रह गया। कोई आधार कार्ड में नाम गलत था, या पहले कोई राशन कार्ड में नाम गलत था, या पहले कोई वोटर लिस्ट में नाम गलत था, या पहले कोई आपके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम गलत था। आप डिटेल जानने की कोशिश तो करें, तभी आपको पता चलेगा। अदरवाइज जैसे मेरी फैमिली है, मैंने कोई अप्रोच थोड़ी करी, मेरा फैमिली आईडी कार्ड प्रॉपर बन के आ गया, उसमें टेक्निकल थोड़े अप डाउन इश्यूज थे, मैं गया वहां जाके मैंने उनको बताई, उन्होंने करेक्ट कर दिया चीजें। इतना सिंपल है। एक आपके फोन पर ओटीपी आता है, आप अपना ओटीपी बताते हो और अपनी चीजें करेक्ट करा लेते हो। इतना आसान काम है ये। कोई आदमी के साथ टेक्निकल कोई इशू हो जाए तो बात अलग है। चलो अब राजनीतिक मुद्दे पर भी लौट आते हैं एडवोकेट साहब। बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत होगी विकास की, फेस ऑफ चेंज तो आपने बता दिया, लेकिन आपके हलके की बातचीत करें तो क्या माहौल चल रहा है?
कांग्रेस के बड़े लंबी चौड़ी लिस्ट है, बड़ी लंबी चौड़ी कतार है, तो वहीं बीजेपी की भी लंबी चौड़ी कतार लगी हुई है। एक नाम एडवोकेट सुनील शिवरान, जो पिछली बार भी गूंज रहा था, अब की बार भी सुनाई दे रहा है। क्या लगता है बारडा विधानसभा क्षेत्र में? अब मैं फिर आपको कह रहा हूं, अब इतने दिनों में तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और सिस्टम समझ में आ गया है। अपने को एज ए कार्यकर्ता काम करते रहना है, इससे ऊपर कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई अप्रोच नहीं, अपना काम करते रहो। और पार्टी किसी को निंदा देके नहीं आती भाई। आपको लगता है पार्टी अच्छा काम कर रही है तो आप उनके साथ जाते हो, पार्टी पर कोई एहसान नहीं इस बात का। पार्टी बहुत ही त्यागी और तपस्वियों की पार्टी है, जिनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, जिनकी अप्रोच प्रदेश को और देश को आगे ले जाने की है सिर्फ, और इतना ही काफी। इससे ऊपर ना कोई डिमांड है ना कोई सोच है। पार्टी अच्छा काम कर रही है, एज ए पार्टी कार्यकर्ता अपन काम कर रहे हैं। पार्टी ठीक काम कर रही है, लेकिन पार्टी के हालात क्या है उन पे चर्चा कर लेते हैं। मैं तो पार्टी के हालात पे ही तो अपन चर्चा करिए। बारडा विधानसभा क्षेत्र में, हाँ, बारडा विधानसभा क्षेत्र में क्या बात हुई? क्या माहौल देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा 100%। पार्टी जिसको भी टिकट, चुनाव के लिए टिकट देगी, वो 100% विधायक बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। लिस्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी है, पुराने धुरंधर भी उसमें मैं कह रहा हूं फिर आप लिस्ट पे चले। कोई लिस्ट नहीं है, किसी की कोई लिस्ट नहीं है। और अभी तो आपके सामने 3 राज्य का चुनाव हुआ है और जहां 3 मुख्यमंत्री बनाए गए। कौन सी लिस्ट, कैसे लिस्ट? कोई लिस्ट नहीं है किसी की। सब पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल के अपना काम करते हैं, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ इतनी है लिस्ट, इससे ऊपर कोई लिस्ट नहीं है। पार्टी के अंदर एक मैकेनिज्म है, वो अपने आप देख लेगा किसका क्या करना है क्या नहीं करना। जी। सिंपल। तो एडवोकेट सुनील शिवरान किस भूमिका के साथ लगे हुए हैं फिलहाल? कार्यकर्ता, सिर्फ कार्यकर्ता। पार्टी की नीतियां लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। एज अ कार्यकर्ता अपन काम करते कब तक लगे रहेंगे? हैं। सारी उम्र। सारी उम्र। और क्या क्या दिक्कत है? सारी उम्र। यही तो चाहते हैं हम। कैसा देश चाहते हैं हम? ऐसा ही तो देश चाहते हैं जो देश भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो और क्या करना है? यही तो काम करना है। तो मान के चले एडवोकेट सुनील शिवरान चेंज के लिए आए हैं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए। देखो, पॉलिटिक्स एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन लोगों ने नेगेटिव कर दिया। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि वी कलेक्टिवली डिसाइड समथिंग, मतलब हम सब मिलकर कोई फैसला लें। तो और अपन इस अप्रोच को मानते हैं, यही सोच हम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही है। ये काम ऐसे ही करती रहे। मनोहर लाल जी फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा और मुख्यमंत्री हरियाणा का बने। अब चुनावी आहट सुनाई देने लगी है, लोकसभा के बाद विधानसभा या फिर लोकसभा विधानसभा, कोई कुछ भी फैसला हो सकता है हाईकमान का। लेकिन मान लीजिए अगर बीजेपी दाव लगाती है बारडा विधानसभा क्षेत्र से एडवोकेट सुनील शिवरान पर, सपोज कर लेते हैं, एडवोकेट सुनील शिवरान क्या सोचते हैं, अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं? इतने बड़े नेताओं के बीच, इतने बड़े धुरंधरों के बीच, विपक्ष भी मजबूत है, हल्का लेके तो हम नहीं मान सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत होगी। और मुझे नहीं पता कौन, किसको आप दिग्गज मानते हो, किसको आप बहुत बड़ा मानते हो, किसको आप क्या माने बैठे हो, मुझे नहीं पता। कमल का फूल यानी भारतीय जनता पार्टी की सोच, अप्रोच, नीतियां, संगठन, इसी की जीत होनी है। वो चाहे सुनील शिवरान का नाम हो, चाहे किसी और शिवरान का नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। पार्टी की के विधायक की, पार्टी की नीतियों की, पार्टी की लीडरशिप की, पार्टी के अप्रोच की जीत होगी। क्या एडवोकेट सुनील शिवरान तैयार है? मैं हर भूमिका के लिए तैयार हूं। हर भूमिका के? हर भूमिका के लिए तैयार हूं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। तो मान के चले अगर पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है तो सुनील शिवरान बिल्कुल आग के गोले की तरह काम करने वाले हैं। भाई, आग का गोला ये है कि लोगों के बीच हम अपनी नीतियों को लेके आए, लोग उन नीतियों पर अपनी मोहर लगाएं और काम होता रहे, सरकार बने और काम होता रहे। चलो देखते हैं, तो माहौल बताएगा, आने वाला समय बताएगा। क्योंकि पिछली बार जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था, और दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच गया था, तीसरे पायदान पर पहुंच गया था चुनाव के दौरान। इतना जो है बड़ी हार का सामना जो है बीजेपी के प्रत्याशी को करना पड़ा था। एडवोकेट सुनील शिवरान किस लिहाज से बोल रहे हैं कि बारडा में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी जिसको भी टिकट देगी, चाहे वो खुद एडवोकेट सुनील शिवरान हो या फिर अन्यथा कोई भी हो, तो वो जीत जाएगा। यहां बीजेपी की जीत होगी, किसी कैंडिडेट की नहीं। बीजेपी यहां मजबूत है। अब ये किस लिहाज से बोल रहे हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तो एडवोकेट साहब और क्या कहना चाहेंगे बारडा के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, दादरी के लोगों को? लाबा साहब, मुझे लगता है कि अपन ने किसी विषय को छोड़ा नहीं जी। पूरी विषय पर सब डिस्कशन की, और लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं चीजें कैसे अप्रिशिएट करनी, किस बात का क्या करना है क्या नहीं करना। आज मीडिया का जमाना है, साइंस का जमाना है, एजुकेशन है, चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग जानते हैं उन्हें क्या करना है। मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने समय निकाला, ये इतनी वाइड सब चीजों पर चर्चा की।
ये सब विचार हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब जनता को डिसाइड करना है कि भाई वो आपके विचार के साथ जाते हैं, मेरे विचार के साथ जाते हैं। लेकिन ये जो आपका इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसको आप मुझे मौका देते हैं कभी कभी इस्तेमाल करने का, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद प्रिंस भाई। तो ये हमारे साथ एडवोकेट सुनील सुरान खास बातचीत में थे। पार्टी के लिए हर प्रकार की भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और पत्रकारों के जो ज्वलनशील सवाल होते हैं, ज्वलनशील मुद्दों पर उनका बड़ा बेबाकी से सामना करते हैं, अक्सर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं हर मुद्दे पर। खट्टर भगत तो हैं, ये आप जानते हैं पहले से ही। हालांकि संगठन में जगह नहीं मिलती है तो उसका कोई मलाल नहीं, इनको साफ साफ कहना है इनका कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पर पूरी जिंदगी खपाने के लिए तैयार हैं पार्टी के लिए। लेकिन जो बातचीत हमारी हुई यात्रा को लेकर, जो जनसंकल्प एवं जनसंवाद यात्रा विकसित भारत का नाम से बीजेपी चला रही है, वो बातचीत हमें कुछ हजम नहीं हुई। हालांकि एडवोकेट साहब ने कहा कि एक दो लोगों की बातचीत है, लेकिन अभी आंकड़े कलेक्ट करने में काफी समय लग जाएगा। अगली बातचीत कुछ ही दिनों में होगी तो पूरे आंकड़ों के साथ एडवोकेट साहब को सवालों के घेरे में लेने का पूरा प्रयास रहेगा और हर जवाब बारीकी से आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ लेने का हम मादा भी रखते हैं और लेकर भी छोड़ेंगे। तब तक हम चैन की सांस लेने वाले नहीं हैं, दम लेने वाले नहीं हैं। और साथ ही बाजरा को लेकर जो चर्चा हुई, तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। एडवोकेट साहब की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं इनसे, इनकी बातचीत से और इनकी सरकार से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, इनके संगठन से और बीजेपी लगातार जो फेरबदल कर रही है, जो उठापटक कर रही है, उन सब चीजों से। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।